इमेजिन करिए आप एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़े हैं जो आपको कुछ भी दे सकती है, जो भी आप चाहें, कामयाबी, पैसे, आज़ादी, सब कुछ। आपको बस सही समय पे सही सिक्के डालने हैं। सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है ना? लेकिन मैं कुछ साल पहले एक ऐसे ही मशीन के सामने खड़ा था, बट सिक्के डालने के बजाय मैं बस उस मशीन को देखता रहा और ये सोचने लगा कि यार मशीन तो यहीं पे है, कहाँ जाएगी? बाद में देखते हैं इसे। बट ऐसा नहीं हुआ और अब मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो आज मैं आपको एक छोटी-सी जर्नी पे ले जाऊँगा, जहाँ पे मैं बात करूँगा अपने 20s के वो 3 बड़े मिस्टेक्स की, जो उस समय पे बहुत छोटे लगते थे, लेकिन आज वो मेरी लाइफ़ को बहुत बड़े लेवल पे अफ़ेक्ट करते हैं। और हम बात करेंगे कि कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं और अपने फ्यूचर सेल्फ को बहुत ग्रेटफुल बनने का मौका दे सकते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, फ्यूचर की प्लानिंग ना करना। अगर आप अभी अपने अर्ली 20s में हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी फ्यूचर के लिए टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास बहुत टाइम है। बस यही मेरी सोच थी उस वक़्त। मैं भी जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और कस्टमर सपोर्ट वाले जॉब्स कर रहा था। मेरी अर्निंग कुछ ख़ास नहीं थी, बस अपने खर्चे निकल जाते थे। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं उस टाइम अपने भैया के साथ रहता था, तो मुझे ज़्यादा मुझे रेंट तो देना ही नहीं पड़ता था। कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो परफेक्ट मौका था कुछ सेविंग वगैरह करने का, बट नहीं। मेरे पापा जो बहुत ही समझदार रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि थोड़े पैसे बचा लो, किसी फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, आगे चल के काम आएँगे। लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने सोचा यार मुझे वैसे भी बाहर जाने का मेरा प्लान है, मुझे अब्रॉड शिफ्ट करना है, तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट करके क्या ही करूँगा, क्या फ़ायदा उसका? और ये बहुत ही बेकार बहाना था। 3 साल बाद मैंने फाइनली कनाडा हायर एजुकेशन के लिए मूव करने का डिसाइड किया, लेकिन गेस व्हाट? मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी और मैं अपने पापा के रिटायरमेंट फंड्स को ऑलरेडी बहुत बहा चुका था, तो मैं और नहीं बहाना चाहता था। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस थे? एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन बुरे नहीं होते, लेकिन उनके साथ एक चीज़ आती है, इंटरेस्ट रेट्स, वो भी हाई इंटरेस्ट। इंडिया में एजुकेशन लोन बहुत महँगे हैं और मेरा एजुकेशन लोन आई थिंक 11% पे शुरू हुआ था, जो अभी 13% के आसपास है। और आज मेरे इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उस लोन को चुकाने में चला जाता है। अब मैं इस एजुकेशन लोन को जल्दी से चुकाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी ईएमआई को डबल करके पे करता हूँ और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कैश आता है, जैसे कुछ बोनस आ गया या फिर टैक्स रिफंड आ गया, तो वो भी मैं उसमें डाल देता हूँ ताकि जल्दी-जल्दी वो खत्म हो सके। लेकिन अगर मैं पहले ही थोड़ी सेविंग्स कर लेता, तो ये स्ट्रेस अवॉइड कर सकता था। मेबी मुझे एजुकेशन लोन फिर भी लेना पड़ता, बट एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कम होता और टेन्योर कम होता और शायद से इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते। एनीवेज़, लेसन ये है कि चाहे आप कम कमा रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हो सके सेव करो, इन्वेस्ट करो। सैलरी का सबसे पहला एक्सपेंस होना चाहिए आपकी सेविंग्स। उसके बाद बाकी खर्चे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत खुश रहेगा। मिस्टेक नंबर 2, खुद पे इन्वेस्ट ना करना। तो मैं अपने बीटेक के दिनों में बहुत होनहार स्टूडेंट नहीं था, एवरेज था। मतलब मैंने जैसे-तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और मेरी एकेडमिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी। कॉलेज के बाद मैंने अपने डिग्री से अनरिलेटेड फील्ड्स में जॉब करना शुरू किया। पहले मुझे लगा कि ठीक है, चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली उस टाइम पे वो चल भी गया। मुझे आईटी में जॉब्स मिल गई। पहले मैंने टेक सपोर्ट के साथ स्टार्ट किया और फिर मैं आईटी एडमिन सिस्टम बन गया। तो ये जो रोल्स थे, वो एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकते थे, लेकिन मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उस टाइम पे हाई डिमांड स्किल्स होती थी, क्लाउड इंजीनियरिंग या फिर डेटा एनालिटिक्स। ये सब सीखने की बजाय मैं वही चीज़ करता रहा जो मुझे ऑलरेडी आता था। तो मैं अपने एक मेंटल सीलिंग में दब गया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पैसे टाइम पे मिल जाते थे, मैं मज़े भी बहुत कर लेता था और मेरी बेसिक नीड्स सैटिस्फाई रहती थी। तो मैंने अपने आप को ग्रो करने के लिए कभी पुश ही नहीं किया। काफ़ी टाइम बाद मुझे समझ में आया कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया है। तब तक मैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ को खो चुका था जो मेरे करियर को एक फास्ट ट्रैक पे ला सकती थी। लकीली मेरी बुद्धि खुली और मैंने कनाडा आने का प्लान किया और मैंने यहाँ से आके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया, जो मैंने बहुत ही पहले प्लान किया था। मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अफ़सोस तो नहीं है, क्योंकि हर गलती एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है और एटलीस्ट मैं सही टाइम पे सही चीज़ सीख गया। लेकिन कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने पहले ही अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो आज मैं शायद और ग्रो कर चुका होता। ख़ैर, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। सो टेक अवे ये है कि सेटल मत करो। जॉब मार्केट बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व होता है और अगर ऐसे मार्केट में आप नहीं सीख रहे, तो आप बहुत पीछे छूट जाएँगे। चाहे कोई कोर्स लेना हो, चाहे कोई नई स्किल सीखने हो या फिर अपने फील्ड से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ना हो, हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करो। तीसरी मिस्टेक, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ऑनेस्टली दिस इज गोल्डन एडवाइस। कंपाउंडिंग का पावर एक मैजिक की तरह होता है। ये धीरे धीरे शुरू होता है, बहुत ही बोरिंगली स्लो, लेकिन फिर ये एक मोमेंटम पकड़ता है और बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। इसका मतलब है ये टाइम के साथ तेजी से बढ़ता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। तो कंपाउंडिंग होता क्या है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे है? सो इमेजिन आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप इसे एक 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 1000 मिलेंगे 10,000 के प्रिंसिपल पे, क्योंकि वो 10% हुआ हर एक साल बाद। सो ऐसे करके 10 साल बाद आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 10,000 और आपका ओवरऑल बैलेंस होगा 20,000। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन कंपाउंडिंग अलग है। पहले साल आप 10,000 डालेंगे, उस पर 10% रिटर्न बनेगा जो कि हुआ 1,000। अगले साल आपको 10,000 पे नहीं बल्कि 10,000 प्लस वो 1,000 जो बना था उस पे आप इंटरेस्ट कमाएंगे, क्योंकि अब वो आपका नया प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आपका नया बैलेंस होगा 11,000 और उस पे 10% आपका बनेगा 1,100 और 2 साल बाद आपके पास होंगे 12,100 और ये साइकिल चलता रहेगा। 10 साल बाद वही 10,000 कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ 25,937 बन जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में 5,937 ज़्यादा। अब ये तो बस एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के असली मैजिक की। जब बात लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट की होती है या फिर आपको घर खरीदना है फ्यूचर में, तब की होती है। सोचिए अगर आप हर महीने 5,000 भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर के साथ और टाइम के साथ आप एक करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हैं। और टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। शुरू के 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको शायद 26 साल लग जाएंगे। मज़े की बात तो ये है कि उसी पोर्टफोलियो को डबल होने में सिर्फ 7 साल लगेंगे। ये है कंपाउंडिंग का मैजिकल इफेक्ट। और ये कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई होता है। चाहे वो एक बिजनेस बनाना हो या फिर नई स्किल्स सीखनी हो या फिर कोई अच्छी आदतें डेवलप करनी हो। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ज़्यादा टाइम आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। एक्सपोनेंशियल कर्व कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही स्लो स्टार्ट होगा और फिर बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम पकड़ता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप यंग होते हैं तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, वो है टाइम। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं और बिना किसी बड़ी दिक्कत के आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। तो चाहे वो वेल्थ बिल्डिंग हो या पर्सनल ग्रोथ हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब यंग होते हैं तो आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल रिसोर्स होता है जो कि टाइम है। और टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रेगुलर पोस्ट डालने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू आर इन कैनेडा और in the US, I have another channel where I share more detailed information regarding personal finance and investing. I'll put the link in the description. Until next time, stay safe.